जय श्री राम बच्चों, कैसे हो सब लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने मुगल वंश के स्थापना के बारे में बात कर ली थी। 1526 पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और इब्राहिम लोदी मारा गया और अब स्थापित होता है मुगल वंश। अब स्थापित होता है मुगल वंश। बच्चों मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत करवाऊंगा और मेहनत से ही काम चलेगा। बिना मेहनत के नौकरी नहीं मिलेगी। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक जीवन के संसाधन प्राप्त नहीं होंगे। बच्चों एक दिन आपके नाम का भी शोर आएगा, एक दिन आपके नाम का भी शोर आता है। अरे लोगों का तो वक्त आता है, आपका तो दौर आएगा। बच्चों जैसे पतझड़ हुए बिना पौधों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह परेशानी और कठिनाइयां सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। बच्चों जो मेहनत से दूर भागते हैं ना, वो जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो अब हम शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो बच्चों मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था? मुगल वंश के सम्राट का जो नाम था संस्थापक का, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बच्चों ये तुर्क और सुन्नी थे, ये तुर्क थे और सुन्नी वंश के थे। मुस्लिमों में मुख्य जो दो शाखाएं हैं, एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं, तो ये सुन्नी थे। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है। और बाबर का जन्म होता है फरगाना नामक स्थान पर। बाबर का जन्म होता है फरगाना नामक स्थान पर। और ये कहां पड़ता है फरगाना? फरगाना पड़ता है अफगानिस्तान में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। फरगाना पड़ता है अफगानिस्तान में। फरगाना कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है फरगाना। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम बाबर की। क्या बात हुई? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। फरगाना नामक स्थान पर 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, तुम्हें अच्छे से याद रहेगा, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म होता है। ठीक है, तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान में हुआ था। बाबर ने पद पादशाही की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी बाबर ने? बाबर ने पद पादशाही की स्थापना की थी। बच्चों पद पादशाही एक ऐसी व्यवस्था थी कि इसी के तहत मुगल वंशीय शासकों को बादशाह कहा जाता था। पद पादशाही की स्थापना, क्वेश्चन पूछता है पद पादशाही की स्थापना किसने की? बाबर ने की। क्या होता है इस व्यवस्था में? इस व्यवस्था के तहत मुगल वंशीय शासकों को क्या कहा जाएगा? बादशाह कहा जाएगा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था बाबर के पिता का? नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। ठीक है बच्चों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या थे? एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था फरगाना, अफगानिस्तान में। ठीक है ना, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में फरगाना। ठीक है ना, अफगानिस्तान में फरगाना नामक राज्य के शासक थे बच्चों। फरगाना नामक स्थान पर अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, ये वहां के राजा थे। आप यकीन नहीं करोगे, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में 8 जून 1494 को बाबर राजा बन गया था। 8 जून 1494 को, 8 जून 1494 को बाबर केवल 11 वर्ष की अवस्था में, बाबर केवल 11 वर्ष की अवस्था में राजा बन गया था। कहां का? फरगाना का। भारत बाद में आएगा। बच्चों अपने पिता की तरफ से ये तैमूर का था, अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग के वंशज का था, और माता की तरफ से ये चंगेज खान का वंशज था। दोनों ही आक्रमणकारी, बहुत खतरनाक वाले थे। आप लोगों ने तैमूर लंग का नाम भी सुना है। तैमूर लंग 1398 में जो एक पैर से लंगड़ा हुआ करता था, तैमूर लंग का ये पिता की तरफ से था और माता की तरफ से था ये चंगेज खान का वंशज। कौन? बाबर।
ठीक है। अपने पिता की तरफ से बाबर तैमूर लंका और माता की तरफ से ये चंगेज खान का वंशज था। बच्चों, तैमूर शासकों ने 1507 में पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की थी। तैमूर शासकों ने 1507 में पहली बार बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने। बाबर के थे 4 बेटे, कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, असगरी, हिंदाल। बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, असगरी, हिंदाल। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। ठीक है ना बच्चों, इन बेटों का नाम अक्सर पूछा जाता है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया भारत के खिलाफ। पहला आक्रमण बाबर का कब था बेटा? 1519 में यूसुफजाई जाति के खिलाफ। ठीक है बच्चों, भारत के विरुद्ध बाबर का पहला आक्रमण 1519 में यूसुफजाई जाति के खिलाफ था। इस अभियान में उसने बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना बच्चों, तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए और इसका जो पहला आक्रमण था वो 1519 में था। 1519 में था यूसुफजाई जाति के खिलाफ। कौन सी जाति के खिलाफ? यूसुफजाई जाति के खिलाफ। 1519 में जो पहला आक्रमण था वो यूसुफजाई जाति के खिलाफ था और उसने बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया था बच्चों। ठीक है ना, इसके बाद आता है इसका, ठीक है, चलिए बच्चों, 1520 में बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण किया। ठीक, 1520 ने भारत पर तीसरा आक्रमण किया। फिर बाजौर और भेरा को तो दोबारा से जीत ही लिया, साथ में सियालकोट और सैयदपुर पर भी अधिकार कर लिया। 1520 में बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण करके बाजौर और भेरा को तो जीत ही लिया, साथ ही सियालकोट और सैयदपुर पर भी अधिकार कर लिया। बच्चों, 1524 में पंजाब का शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ का राजा राणा सांगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है। भारत गद्दारों से ही हारा है, भारत हारता है गद्दारों से। बच्चों, राणा सांगा मेवाड़ के राजा और पंजाब का राजा दौलत खान लोधी बाबर को इनवाइट करते हैं, बाकायदा इनविटेशन भेजते हैं कि आइए आइए हमारे देश पर आक्रमण कीजिए, हमारे देश के बाकी राजाओं को हराइए और हमें राज सिंहासन देकर चले जाइए। इस तरह की बातें होती हैं। तो बच्चों, 1524 में बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण करके बाजौर और भेरा को तो जीत ही लिया, साथ में सियालकोट और सैयदपुर पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है बेटा, 1524 में क्या होता है? अब 1524 में पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देते हैं। ठीक है ना बच्चों, आक्रमण करने का निमंत्रण देते हैं। अब भारत चौथा आक्रमण करता है बाबर। अब भारत पर चौथा आक्रमण करता है बाबर और लाहौर और दीपालपुर को भी जीत लेता है। किस किस को? लाहौर और दीपालपुर को भी जीत लेता है। और सबसे अंत वाला नहीं, पांचवा जो आक्रमण है वो 1525 में करेगा। पांचवी बार जो आक्रमण करेगा वो 1525 में करेगा और इस बार उसने पंजाब पर आक्रमण करके दौलत खान लोधी और आलम खान को गिरफ्तार करके पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। यही वो लोग हैं बच्चों, इन गद्दारों के साथ हमेशा यही हुआ है और ये होना भी चाहिए। जो गद्दार गद्दारी करता है अंत में वो इस तरह से ही पराजित होता है, इस तरह से ही रहता है। आगे चलकर एक जयचंद भी आएगा, पीछे जा चुका है जयचंद, आगे नहीं पीछे जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है आपको जयचंद। 1194 में चंदावर का युद्ध आप लोगों को याद होगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। मैं इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। 1191 तराई का पहला युद्ध, 1192 तराई का दूसरा युद्ध और 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ये वही जयचंद था जिसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था या साइलेंट हो गया था। किसके कारण? किसके युद्ध में? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में। अंत में मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में इस जयचंद को भी पराजित कर दिया था। और ये वही दौलत खान लोधी हैं जिन्होंने इनको आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बाबर ने इनको गिरफ्तार करके पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो बाबर ने 1525 में भारत पर 5वीं बार आक्रमण किया। इस बार उसने पंजाब पर आक्रमण करके वहां के शासक दौलत खान लोधी और आलम खान को गिरफ्तार करके पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया
और अब इसके बाद बात आती है 21 अप्रैल 1526 की। 21 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और जैसे ही पानीपत के पहले युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी हारते हैं, भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। बच्चों, इसकी जीत में सबसे बड़ा योगदान था इसके तोपखाने का। इसके मैंने आपको बताया 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव भारत के अंदर डाल दी। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर तुगलमा युद्ध नीति, कौन सी? तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल करता है। ठीक है बच्चों, आपको मैं बता दूं, तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल करता है और पहली बार तोपखाने का भी इस्तेमाल करता है। तुगलमा युद्ध नीति किसने इस्तेमाल की? बाबर ने इस्तेमाल की। तुगलमा युद्ध नीति इस्तेमाल की और तोपखाने का इस्तेमाल भी इसने किया। बच्चों, तोपखाने का इस्तेमाल भी किया क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहली बार तोप का इस्तेमाल इसी ने किया। बच्चों, इसके दो प्रसिद्ध जो निशानेबाज थे, जो निशाना लगाने में उस्ताद थे, जिन्हें तोपची भी कहा जाता था, वो थे उस्ताद अली और मुस्तफा। इसके मशहूर निशानेबाज कौन थे? तोपची भी कह सकते हो। इसके मशहूर निशानेबाज थे, इसके जो दो मशहूर निशानेबाज थे वो थे उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा, इसके दो मशहूर निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है ना बच्चों? इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था उसका ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, वो भी बेचारा युद्ध में मारा गया। इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था उसका दोस्त ग्वालियर का राजा विक्रमजीत, वो भी युद्ध में मारा गया। इस युद्ध के बाद बाबर ने खुलकर लूटपाट करी। इवन उस लूटपाट में वो खुद भी शामिल था। ऐसा नहीं है कि उसने वो लूटपाट अपने सैनिकों से कराई, इस लूटपाट में वो खुद भी शामिल था। बच्चों, तो इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था? उसके दोस्त ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने। ये युद्ध में मारा गया और बाबर ने खूब लूटपाट करी। बच्चों, उस समय राजा विक्रमजीत के पास भारत का मशहूर कोहिनूर हीरा था और ये कोहिनूर हीरा भी विक्रमजीत सिंह के परिवार से छीन लिया गया बाबर के द्वारा। ठीक है ना बच्चों? तो ये कोहिनूर हीरा उस समय किसके पास हुआ करता था? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत के पास हुआ करता था, जिसको बाबर ने लूट लिया था। और ये विक्रमजीत सिंह किसके दोस्त थे? इब्राहिम लोदी का साथ दे रहे थे ये। ठीक है बच्चों, पूरी कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डिटेल दे पाऊं। ठीक है बच्चों, पानीपत के युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति और तोपखाने का इस्तेमाल किया था। जिस समय भारत के लोगों के पास तोप नहीं थी, उस समय इसने तोप लाया और इस तोपखाने और तुगलमा नीति का सबसे बड़ा योगदान रहा बाबर की विजयों में। बाबर कई सारे युद्ध अभी आगे भी लड़ेगा और लगभग सभी युद्ध जीतेगा। ठीक है ना? अब पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने खूब लूटपाट करी। अब उसने जो धन कमाया उस लूटपाट से, उसने अपने सैनिकों को, नौकरों में, चाकरों में, दुनिया भर के संबंधियों में उसने ये धन बांट दिया। इसी लूटपाट में बाबर को, मैंने आपको बताया, कोहिनूर का हीरा मिला। बच्चों, संसार में यह चर्चित हुआ करता था कि उसके मूल्य के दुनिया के आधे से ज्यादा दिन का, एक दिन का मतलब पूरा खर्चा हो सकता है। इतनी कीमती है वो, इसकी कीमत इतना कीमती है वो कि उसके मूल्य से दुनिया के आधे दिन का पूरा खर्चा उठाया जा सकता है। कोहिनूर हीरा, आगे तक भी ये कोहिनूर हीरा हमारे बहुत सारे शासकों के पास आएगा और जाएगा, मैं बताता रहूंगा आपको। बच्चों, बाबर को कलंदर कहा जाता था। यह बहुत उदार माना जाता था। उदार क्यों? अरे भैया, लूट का धन लेकर लोगों में बांट रहा है, नौकरों में बांट रहा है, सैनिकों में बांट रहा है, अपने नौकर चाकरों में बांट रहा है,
सबको जब ये दे रहा है तो उदारता दिखा रहा है, रॉबिन हुड बन रहा है भैया, ये तो रॉबिन हुड बन रहा है, दूसरों से लूट रहा है और अपने नौकरों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को ये दे रहा है। तो बच्चों इसकी इस उदारता के कारण, इसको क्या कहा जाता था? कलंदर कहा जाता था। इस युद्ध के बाद बाबर ने खुद लूटपाट की और राजा विक्रमजीत सिंह के अधीन कोहिनूर हीरा उसके परिवार से लूट लिया गया। बच्चों कोहिनूर हीरा उसके परिवार से लूट लिया गया। बच्चों ये बात हम कर चुके हैं कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। मैं आपको बताऊंगा, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया घाघरा पहनकर। 1526 में युद्ध लड़ेगा, 27 में युद्ध लड़ेगा, 28 में युद्ध लड़ेगा, 29 में युद्ध लड़ेगा और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके युद्ध की, ठीक है? तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ और किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के। और इसी युद्ध से भारत के अंदर पहली बार नींव पड़ती है किसकी? बाबर के वंश और वंशज की, जिसको कहा जाएगा मुगल वंश। ठीक है बच्चों, 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें कौन जीता? बाबर जीता बच्चों। ठीक है ना बच्चों? बाबर को इसी लूटपाट के धन में क्या मिला था? कोहिनूर हीरा मिला था। ठीक, अपनी उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दे दी गई, कलंदर साहब बन गए हैं ये। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने 1526 के युद्ध की बात कर ली, अब हम बात करते हैं 1527 के। 1527 17 मार्च 1527 को 17 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है और इस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। बाबर भारत के अंदर 1526 लड़ेगा, 27 लड़ेगा, 28 लड़ेगा, 29 लड़ेगा, चारों युद्ध जीतेगा और अंत में 1530 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बच्चों 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। और खानवा के युद्ध के जीतने के बाद बाबर अपने आप को कौन सी उपाधि देता है? गाजी की उपाधि देता है। ठीक है, बाबर इस युद्ध में जीतने के बाद अपने आप को कौन सी उपाधि से सुशोभित करता है? गाजी की उपाधि से सुशोभित करता है। बच्चों 30 जनवरी 1528 को 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा को जहर दे दिया जाता है। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा को जहर दे दिया जाता है। 30 जनवरी 1528, और जहर से ही राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। ठीक, जहर के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 को। चलिए बेटा इससे आगे की बात करते हैं। एक एक फैक्ट को आप याद कर लीजिए, एक एक फैक्ट को आप याद कर लीजिए। सब कुछ बोल भी रहा हूं, सब कुछ लिखवाया भी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इन सब चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर किसकी उपाधि धारण करता है? बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है खानवा के युद्ध में जीतने के बाद। ठीक है, इसके बाद एक युद्ध और होता है जिस युद्ध का नाम है, इसके बाद एक और युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है 1527 हो गया, 1528 हो गया, 1527 हो गया, 1528 हो गया। अब हम बात करते हैं 1529 की, 1529 की। ठीक है ना बच्चों? मैं आपको सारे युद्धों के बारे में बताता हूं, भी 1528 मैंने आपको नहीं बताया, 1528 मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है ना? मैं आपको सारे युद्ध एक बार से दोबारा बताता हूं। देखो बच्चों इधर बच्चों मैं आपको दोबारा से बताता हूं, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का जो पहला युद्ध है, पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को होता है। 21 अप्रैल 1526 को होता है पानीपत का पहला युद्ध। और किस किस के बीच होता है? किस किस के बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस किस के बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर जीतता है। इसके बाद 17 मार्च 1527 को सेकंड, 17 मार्च 1527 को 17 मार्च 1527 को दूसरा खानवा का युद्ध होता है। कौन सा? खानवा का युद्ध। यह पानीपत का है, यह पानीपत का है। ठीक है, इसके बाद यह दूसरा होता है खानवा का युद्ध।
खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच। दूसरा युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 को। जितना बाबर है, जितना बाबर, क्योंकि तोप है इसके पास। तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध, ठीक। जो चंदेरी का युद्ध है वो 29 जनवरी 1528 को होता है। हर साल लड़ रहा है, हर साल लड़ रहा है। 29 जनवरी 1528 को होता है। 29 जनवरी 1528 को होता है। किस किस के बीच होता है? बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। किस किस के बीच होता है? बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है। और फिर घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529 को, ठीक है। इसके बाद फिर घाघरा का युद्ध होता है। कब होता है घाघरा का युद्ध? 6 मई 1529 को, 6 मई 1529 को, ठीक है ना। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। और किस किस के बीच हुआ? बाबर और अफगानियों के बीच हुआ। बाबर ही जीतेगा। किस किस के बीच हुआ? बाबर और अफगानियों के बीच। अफगानी। तो याद करने का तरीका क्या हुआ? बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया, घाघरा पहनकर 26 लड़ा, 27 लड़ा, 28 लड़ा, 29 लड़ा, ठीक है ना बच्चों। लगातार 4 युद्ध लड़ा। और अगर ये 1530 में ना मरता तो तुम्हारे लिए 2-4 युद्ध और बढ़ा जाता, क्योंकि इसके पास तोप थी, इसके पास तुगलमा युद्ध नीति थी, जीतना तो इसे था। और जिस व्यक्ति को अपनी जीत का भरोसा है वो क्यों ना लड़े, किस लिए ना लड़े। इसीलिए ये लगातार लड़ रहा था, क्योंकि इसको पता था कि इसको अभी हराने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि किसी और के पास तोप है ही नहीं। और जो इसके 2 निशानेबाज हैं, मशहूर तोपची हैं, उनके निशानेबाज इतने सटीक हैं कि ये बहुत बेहतरीन स्थिति में था युद्ध लड़ने के लिए। तो बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 में होती है। बाबर की मृत्यु कब होती है? बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है बच्चों, ठीक है। लगभग 48 साल की उम्र में, लगभग 48 साल की उम्र में, ठीक है, लगभग 48 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी। 26 दिसंबर 1530 को 48 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। अब होता क्या है, इसको शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। कहां पर? आगरा के आराम बाग में। लेकिन जब इसकी वसीयत पड़ी जाती है तब पता चलता है कि भाई साहब की इच्छा तो ये थी कि मुझे मेरी मातृभूमि में दफनाया जाए। तो बाद में इसके शव को निकलवा कर काबुल में ले जाया जाता है। और आज की तारीख में बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल। काबुल यानी अफगानिस्तान में जो जगह इसने चुनी थी उस जगह इसको दफनाया जाता है। उम्मीद करता हूं चीजें तुम लोगों को समझ में आ रही होंगी। 26 लड़ा, 27 लड़ा, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी गया, घाघरा पहनकर मर गया वहां पर 1530 में। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन बाद में इसकी इच्छा के अनुसार इसके शव को कहां ले जाया गया? काबुल ले जाया गया। और काबुल में इसके चुने हुए स्थान पर दफनाया गया इसको, ठीक है बच्चों। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, घाघरा का युद्ध जल और स्थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध पानी में भी और धरती पर भी दोनों जगह पे लड़ा गया था, ठीक है। इस युद्ध के बाद बाबर का साम्राज्य, इस युद्ध के बाद बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा और हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया था। यानी एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक बन गया था बाबर भारत में रहकर, ठीक है। चलिए, 48 साल की उम्र में 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय महत्व का दिन है, इसीलिए निकल गया मुंह से। तो 26 दिसंबर, ठीक, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसको इसके चुने हुए स्थान पर इसकी इच्छा के अनुसार इसके शव को काबुल ले जाया जाता है, ठीक है ना। चुने हुए स्थान पर दफनाया जाता है, ठीक। सबसे पहले कहां दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में इसकी इच्छा अनुसार वाले जगह पर दफनाया गया, ठीक है। चलिए, बाबर ने ठीक बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का इस्तेमाल किया था।
बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का इस्तेमाल शुरू किया। बच्चों, बाबर की आत्मकथा के बारे में कैसे भूल सकते हैं? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक-ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हो। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक-ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा। तुजुक-ए बाबरी, ठीक है बच्चों। बाबरनामा के नाम से भी जानी गई। किस नाम से? बाबरनामा। तुजुक-ए बाबरी, बाबरनामा, ठीक है ना बच्चों। तो तुजुक-ए बाबरी, बाबरनामा की रचना की। इसका फारसी भाषा में अनुवाद करेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। इसका फारसी अनुवाद कौन करेगा? फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम जी के नाम से फेमस थे, अब्दुल रहीम खान खाना। इसका फारसी भाषा में अनुवाद करेंगे अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना। तो बच्चों, एक और पद्य शैली हुआ करती थी, पद्य शैली, गद्य और पद्य, ठीक है। पद्य शैली हुआ करती थी, ठीक, पद्य शैली हुआ करती थी जिसका नाम था मुंबईयान, मुंबईयान, ठीक है। एक पद्य शैली हुआ करती थी जिसका नाम था मुंबईयान। ये बाबर ने शुरू की थी, बाबर इसका जन्मदाता था। पद्य शैली मुंबईयान का जन्मदाता बाबर था बच्चों। और जो ये बाबर था, एक बहुत सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा उबदुल्ला अहरार, ख्वाजा उबदुल्ला अहरार, ठीक है। ख्वाजा, ठीक है बच्चों, क्या नाम मैंने आपको बताया? ख्वाजा उबैदुल्ला, ठीक है, ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार, इनका अनुयायी था। ये इनका अनुयायी था। अनुयायी मतलब उनको फॉलो करने वाले, जो फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी था। ये कौन थे? नक्शबंदी सूफी संत थे। सूफी संत थे नक्शबंदी संप्रदाय के, नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी संत थे बच्चों। और बाबर ने एक लिपि भी चलाई थी जिस लिपि का नाम था खत-ए-बाबरी। बाबर ने एक लिपि भी चलाई थी, बाबर ने एक लिपि भी चलाई थी जिस लिपि का नाम था खत-ए-बाबरी, खत-ए-बाबरी लिपि चलाई थी बाबर ने। तो बच्चों, आज बाबर को ही रख लेते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हुमायूं लेकर आऊंगा मैं, अगली वीडियो में मैं हुमायूं लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से इस मुगल वंश को कर लो। बाबर के संदर्भ में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने लगभग सारी की सारी करा दी हैं, और आज के लिए इतना ही काफी है। जय श्री राम, जय हिंद बच्चों। चलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मेहनत से जो बच्चे भागते हैं, जिस मेहनत से जो बच्चे भागते हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगा। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। और वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोच, कल क्या होगा कभी मत सोच, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो बच्चों, आज के लिए बाबर काफी है। कल फिर मिलेंगे हुमायूं के साथ। जय श्री राम, जय हिंद। आप लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसको देखो अच्छे से, और फिर इसके बाद हम लोग इसका टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। मैंने आप लोगों को बोला हुआ है टेस्ट के लिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। जय श्री राम, जय हिंद बच्चों।